देखिए, हम डरे हुए हैं, हमें चिंता है और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हम फ़ील कर रहे हैं, ये इस तरह की कई वारदात हुई। अभी हरदोई में एक सीनियर काउंसिल का मर्डर हुआ, इसी कासगंज में एक युवा अधिवक्ता था, आई थिंक अनुराग या अरविंद नाम था, उनकी लाश एक कुएँ से मिली थी। ये सरकार की नाकामी है पूरी तरीके से। सरकार जानती है जहाँ पे उसको सत्ता का लाभ लेना होता है वहाँ पे वो पूरे काम करती है, और जहाँ पे सत्ता का लाभ नहीं लेना होता है सरकार बिल्कुल चुप रहती है। तो जाहिर है इससे हम सब महिलाएं अधिवक्ता सब सहमी हुई हैं, और हम लोगों से ज़्यादा तो हमारे पेरेंट्स जो है मतलब सहमे हुए हैं, डरते हैं। घर से निकलते वक्त ये सोच के निकलो कि घर से जा तो रहे, पता नहीं वापस आ पाते हैं, अभी नहीं। हाल ही में कोलकाता में एक घटना होती है। एक हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर है, उसके साथ रेप की घटना होती है। उसके बाद उसका ब्रूटल मर्डर किया जाता है। उसके बाद से पूरे देश में हर तरफ जो है प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। लेकिन जैसे उसके बाद से लगातार रेप केसेस की एक बाढ़ सी आ गई है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश ये सूबा ऐसा है जहां कहा जाता है, जो यहाँ के सत्ता में जो लोग हैं वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर वो जो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर है। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब कोई ऐसी घटना ना हो रही हो। अभी हाल ही में एक बच्ची है बाराबंकी, जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। बाराबंकी में एक 5 साल की बच्ची थी, वो स्कूल से घर जा रही थी। जो टैक्सी ड्राइवर था स्कूल का, उसने उस बच्ची के साथ रेप किया। उसके बाद अभी एक मसौली में घटना होती है, एक लड़की थी, उसको उठा ले गए, किडनैपिंग की। उसके बाद उसके साथ कई जगह उसको लेके गए, वहाँ उसके साथ रेप किया गया। मतलब इस टाइप की तमाम घटनाएं हो रही हैं। लेकिन कासगंज में जो घटना हुई है उसने तो उत्तर प्रदेश में गुबार ला दिया है। वजह यह है कि सरकार के कानून के जो नुमाइंदे, जो कानून के रक्षक हैं, जब उनके साथ ही इस तरीके की घटनाएं की जाएगी कि एक वकील थी, वो कोर्ट कैंपस के गेट से गायब हो जाती हैं। कहा जाता है कि उनकी किडनैपिंग कर गई, उसके बाद उनको ले गया, उनकी जो लाश मिली थी उसके उस शरीर के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। बुरी तरीके से उनको मारा गया था, पूरे शरीर पे चोट के निशान थे, और कार्रवाई चल रही है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि हाँ जल्दी पकड़े जाएंगे। पुलिस जिस तरीके से हर केसेस में बताती है कि फला पे शक है, फला पे शक है, लेकिन अभी तक उस घटना का सही तरीके से वर्कआउट नहीं हो पाया है। हम यहाँ पर बाराबंकी में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे सब महिला वकील यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों के अंदर भी बहुत गुस्सा है। गुस्सा इस वजह से है कि सारे केसेस का वर्कआउट होना चाहिए, लेकिन अगर इन लोगों का प्रोटेक्शन नहीं होगा, जो अपराधियों को सज़ा दिलाते हैं, तो फिर इनके लिए आगे जो है प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके की बातें आ रही हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं इसाल बारी किदवई, आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? देखिए, हम डरे हुए हैं, हमें चिंता है और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हम फ़ील कर रहे हैं, ये इस तरह की कई वारदात हुई। अभी हरदोई में एक सीनियर काउंसिल का मर्डर हुआ, इसी कासगंज में एक युवा अधिवक्ता था, आई थिंक अनुराग या अरविंद नाम था, उनकी लाश एक कुएँ से मिली थी। मुरादाबाद में एक सीनियर काउंसिल थे शौकीन अहमद, उनका मर्डर हुआ था। इस तरह की हरकतें, हम चूँकि ऐसा काम करते हैं, आपको पता है कि हम जब केस लड़ते हैं तो वो केस में एक अपोजिट पार्टी होती है। अगर हम जिसका पक्ष रख रहे हैं तो हमारी अपोजिट पार्टी कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ होती है। वो अगर पूरी तरह हम प्रोटेक्टेड हैं तब तो वो नाराज़गी से हम सुरक्षित हैं, लेकिन कभी कभी वो नाराज़गी हमको भारी पड़ती है। ऐसे तमाम केस सुबह से शाम तक हम लोग प्लीड करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और अपने काम के सिलसिले में हम कई लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं, जो अक्सर हमको महंगी पड़ती है। इसी कचहरी में जजेज़ हैं, जुडिशरी है, उनके एम्प्लॉइज़ हैं, कलेक्ट्रेट में एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, उनके साथ आप कुछ करते हैं तो एक पूरा सिस्टम उनके लिए खड़ा है। लेकिन हम यहाँ से 10 से 5 के बाद जब अपने घर जाते हैं, इस कैंपस से बाहर निकलते हैं, तो हम एक निरीह प्राणी बन जाते हैं। हमारे साथ कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। हमारे साथ एक आम एडवोकेट जैसा, आम नागरिकों जैसा बर्ताव होता है। कई ऐसे केसेस हैं, हमारी गाड़ियाँ उठती हैं, हमारे झगड़े होते हैं, और अगर कोई अच्छा अधिकारी नहीं मिलता है तो महीनों तक, दिनों तक हम केस दर्ज कराने के लिए परेशान रहते हैं। इन हालात में जब इतना एक ब्रूटल मर्डर होता है किसी प्रैक्टिसिंग काउंसिल का, तो जाहिर ये चिंता की लकीर खींची देता है हमारे माथे पर। हम प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड लगातार कर रहे हैं अपने लिए स्पेसिफिक, और ये प्रदेशव्यापी, देशव्यापी है डिमांड है। राजस्थान या 1-2 स्टेट ने प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, लेकिन ये सच है कि अधिवक्ता असुरक्षित हैं,
वो यूपी या किसी स्टेट की बात नहीं है। और अधिवक्ताओं में महिलाओं के लिए समाज का नज़रिया आप बेहतर है जानते हैं, तो कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना उनमें ज़्यादा है। इस तरह की घटनाओं से वो भावना और तेज़ हुई है। तो किस तरीके का प्रोटेक्शन आप चाहते हैं मिले? देखिए, आप अभी किसी सरकारी ऑफिस में, किसी हॉस्पिटल में, आज से पहले जब एक्ट नहीं था, वहाँ पर चौकियाँ नहीं थी, तो आप कोई वारदात करने से पहले आप कोई आदमी जो रिएक्शन में उनके खिलाफ करेगा तो उसको डर लगता है कि नहीं हम करेंगे तो हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वो सख्त कार्रवाई कचहरी से निकलते ही हमारे साथ वो डर ख़त्म हो जाता है। हमको एक किसी स्पेसिफिक एक्ट से अगर वो मानते हैं कि हम यहाँ से घर जाते हैं और रात के 2 बजे भी हमारे घर पे कोई हमला होता है, हमारा पड़ोसी या कोई दूसरा दुश्मन अगर हमला करे, तो उसको ये पता होना चाहिए कि इसी सेक्शन में दूसरे के लिए अगर 3 साल सज़ा है तो हमारे साथ करने पे 7 साल की सज़ा होगी। या वो एक्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, संज्ञेय अपराध हो, उसको जितनी भी प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की सख्ती की उम्मीद रहेगी, उतना ज़्यादा वो हम लोगों को एग्जम्प्ट रखेगा, हमको उन्मुक्त रखेगा इस तरह के अपराधों से। हम बात करेंगे, हमारे साथ एडवोकेट हैं। क्या नाम है आपका? अर्चिया। आप बताइए, अब जो मोहिनी तोमर हत्याकांड हुआ उसके बारे में आपने कितना पढ़ा, कितना समझा है उस केस को? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ मदर, एक फीमेल क्रिटिसिज्म को हम लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं डर इतना बना हुआ है कि उस चीज़ से बाहर नहीं आया जा रहा है इंसान के। हर तरफ हर चीज़ यही सोचते हैं कि कहाँ से हम प्रोटेक्ट हैं, कोई भी रास्ता दिखता नहीं है। अब जब कोर्ट कैंपस के गेट से कोई फीमेल गायब हो सकती है तो हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर या हमारे हस्बैंड हमें किस उसे लेकर भेजेंगे कि हमारी बेटी वहाँ पे सेफ़ है। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेसी हो, कोई भी हो, कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे सेफ़ नहीं है इस चीज़ को लेकर कि उनका बच्चा बाहर जा रहा है तो सेफ़ होगा। तो ये जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इससे बहुत ही डर बना हुआ है सभी के मन में। मतलब एक घटना ख़त्म नहीं हो पाती, दूसरी घटना शुरू हो जाती है। अब चाहे वो डॉक्टर हो, अब डॉक्टर का मामला इतना उठा लेकिन क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये एडवोकेसी हो गया, अभी 4-5 दिन हो गए, इसमें कौन है क्या है अभी तक यही नहीं पता चल पाया। कहाँ से लाश कैसे मिली, क्या है, कुछ अभी इसकी तहकीकात भी नहीं हो पाई है। तो बस यही डर बना हुआ है कि हम लोग सेफ़ कैसे हैं, कोई प्रोटेक्शन हम लोगों की तो है नहीं। एक तरफ से ये लगता है कि हमारा समाज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उसके बावजूद लगातार ये रेप की घटनाएं हो रही हैं, तो इसका क्या वजह लगती है आप? अब वजह चाहकर भी इंसान बता भी दे तो भी उसका कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। हम बताना भी चाह रहे हैं वजह ये हैं तो भी उस पर कोई वर्कआउट नहीं करना चाहता है। वर्कआउट कर भी रहा है तो प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वहाँ पर इंसान एक चीज़ लेकर जा भी रहा है कि हाँ चलो ये चीज़ें की भी जाएँ, तो उसमें या तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है या कहीं ना कहीं से। सबसे पहले तो एक डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर का डर होता है कि अगर घटना होगी सख्त सज़ा मिलेगी, तो सही से सज़ा उसको नहीं मिल पा रही है या सही से पैरवी नहीं हो रही, क्या हो रहा है? पैरवी की कमी है। अगर पैरवी सख्त से सख्त की जाए तो वो चीज़ सामने आ जाए और उसको सज़ा भी मिले। जब सज़ा मिलेगी तो अगला डरेगा इस चीज़ से ना कि ना करें, लेकिन वो चीज़ सामने ही नहीं आ रही, लाना ही नहीं चाहते हैं लोग, तो कैसे उसको सज़ा मिलेगी? ये एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि जैसे कोई घटना होती है, ज़्यादातर रेप की घटना होती है, उसमें फ़ौरन जो है जो अभियुक्त होता है तो उसको उसकी जांच से जो है जोड़ा जाता है, उसके बाद सियासी खेल शुरू हो जाता है। क्या ये वजह है कि उस पर सही से कार्रवाई ना हो पाने की? सही कार्रवाई सही होती है, ऐसा नहीं है। पुलिस भी जो है जैसे ब्लाइंड मर्डर है तो उसको लिए साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि मतलब किसी को निर्दोष फंसा दिया जाएगा। जब तक घटना सही नहीं वर्कआउट होगी तब तक खुलासा पुलिस नहीं करेगी। पुलिस इस तरीके के मामलों में प्रयासरत रहती है। अच्छा, तो इस मामले में आप संतुष्ट हैं? अभी तक जो कासगंज में हो रहा है, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, वो आपको लग रहा है सही दिशा में है? नहीं, अभी तक तो कोई प्रोग्रेस पुलिस की नहीं आई है, लेकिन जांच जो चल रही है इससे उम्मीद है कि जो वर्कआउट होगा ठीक ही होगा। मतलब अभी तक जो जांच हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि 5 संदिग्ध हैं जिसमें वो एडवोकेट हैं, ये सब बातें आपको लग रहा है कि अभी तक जांच सही दिशा में जा रही है? नहीं, जांच सही, एडवोकेट हैं, यही तो जांच होना है। आशंका के आधार पर एफआईआर लिखाई गई है मृतका के हस्बैंड के द्वारा। अब आशंका में जब तक वो साक्ष्य फिर साबित नहीं होगी तब तक कैसे पुलिस जो है किसे गिरफ्तार करेगी? जांच निरंतर चल रही है। तो इस मामले में क्या आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं? अब सोचना तो हम लोग तो विरोध कर चुके हैं और हम लोग ऐसी कोई भी घटना होगी तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहें और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की निरंतर हम मांग करते चले आ रहे हैं।
जिस पर प्रदेश सरकार कोई उस पर फैसला नहीं ले पा रही। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई भी गई है लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं हुई। तो महामंत्री जी ये कहते हैं कि पुलिस जांच करती है, अच्छे से जांच भी करती है, कई बार नहीं भी हो पाता है। इस मामले में आप बताइए क्या ये जो घटना सुना उसके बाद आप कैसा फील कर रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं? सर, अधिवक्ता मोहिनी तोमर जी जो इनकी खतरनाक जो दर्दनाक हत्या हुई है, तो जाहिर है इससे हम सब महिलाएं अधिवक्ता सब सहमी हुई हैं, और हम लोगों से ज़्यादा तो हमारे पेरेंट्स जो है मतलब सहमे हुए हैं, डरते हैं। घर से निकलते वक्त ये सोच के निकलो कि घर से जा तो रहे, पता नहीं वापस आ पाते हैं, अभी नहीं। हम लोग आपको क्या लग रहा है कहाँ हमारा कानून व्यवस्था में कहीं कमी है, क्या वजह है इस तरीके का? सर, बेहतर प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, सही बात है। आप कुछ बात करेंगे, बस सीनियर एडवोकेट हैं। एडवोकेट सन 80 से वकालत कर रही हूँ। आई एम फर्स्ट लेडी एडवोकेट इन बाराबंकी। अच्छा, और जब हम कैंपस में आ जाते हैं हमको लगता है वी आर वेरी सेफ कैंपस के अंदर, क्योंकि यहाँ से हमको इतना रिस्पेक्ट मिली, इतना सब लोग ध्यान देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैंपस में बहुत सेफ महसूस करती हैं, और कैंपस गेट से ही एक बच्ची है, आपके साथी थी, एक एडवोकेट थी, उसको किडनैप किया गया, उसके बाद उसकी लाश मिलती है। उस बारे में उस जानने के बाद क्या महसूस कर रही हैं? ये महसूस करते हैं कि कैसे किसी की, देखिए चाहे जितने कानून बन जाए, अगर कानून को लोग मेंटली फॉलो नहीं करेंगे तो कानून बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही सेफ्टी ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि कानून को इतने जो कानून बने उनको इस तरह से लागू किया जाए, और मेंटल स्टेटस जब तक लोगों का ऊँचा नहीं होगा कानून बेकार रहेंगे। इसलिए कानून ये कहाँ कमी रह जा रही है? जो कानून बने उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो कहाँ कमी है? लोगों का मेंटल स्टेटस जब तक ऊंचा नहीं होगा कानून चाहे जितने बना दीजिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेंटल, देखिए हम लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं, इतना सपोर्ट मिलता है सब लोगों से, कोई ऐसा नहीं जो, और अपने में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना पड़े हमारे पर उंगली उठाने। तो जो घटना हुई है उसमें कहाँ कमी रह गई थी उस बच्ची के अंदर? कुछ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, किसी ने बहलाया फुसलाया, कैसे कोई किसी को बहला फुसला लेता है। वकील होकर के तो आंखें इतनी तेज़ हो जाती कि लोगों का आंखें देख करके एटीट्यूड समझ में आ जाता है, तो कैसे कोई किसी के बहकावे में आ जाता है ये समझ में नहीं आता तो है। लग रहा है कि उनको कोई बहला फुसला के ले गया, उसके बाद कहीं ले जाके उसके साथ घटना ऐसा हुआ हो सकता है कि कोई एडवोकेट कैसे बहक जाता है ये समझ में नहीं आता, जबकि उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई आंखें देख करके पता चल जाता कि उसका एटीट्यूड क्या है। इसलिए ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत अलग अलग मत यही इसी तरीके से बात करते हैं तो आता है। यहाँ की महिला जो हैं कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं, एक अकेली हैं। आप बताइए, अब आप सहमत हैं जिन्होंने कहा कि उनको कोई बहला फुसला ले गया हुआ गेट से? अगर एक वकील को कोई बहला फुसला कर ले जा सकता है और उसके साथ फिर ये घटना होती है, क्या सोचना है आपको इस बारे में? हम लोग सेवा करने के पर्पज़ से आते हैं और वित्त का प्रयोग करते हैं। हम लोग पूरे तरीके से कानून का पालन करते हैं। हम लोगों की एक सेवा करने की वो रखते हैं कि हम सेवा करेंगे, हम उसको न्याय दिलाएंगे। हम लोगों को बहला फुसला नहीं सकता है। हाँ, उसके वो कोई झूठ बोल के या किसी तरीके से हमको इधर उधर ले जा सकता है। हम उसको इसमें फंस जाते हैं कि हम इसके न्याय दिलाने जाएंगे, इसके काम को सुनेंगे, और इसके सुनने के बहाने हमारा कुछ हो जाता है तो इससे हम बहलाना फुसलाना नहीं कहेंगे, क्योंकि हम उसके काम को समझते हैं, फिर उसका काम करवाते हैं। और हम लोग वित्त तरीके से हम लोग न्यायालय कोर्ट में भी बात को रखते हैं। हम लोगों को कोर्ट पर भी एक सेफ्टी होना ज़रूरी है। ना हम लोगों को कोर्ट पे सेफ्टी है, ना हम लोग घर में सेफ्टी है, ना बाहर सेफ्टी है। एक इस व्यवसाय को मान रहे थे कि वकालत एक साफ़ सुथरा और बिना किसी दबाव में करने वाला व्यवसाय है, और इस एक संस्था में जुड़ने के बाद हम लोग सेफ रहेंगे। लेकिन मोहिनी तोमर के हत्या हो जाने के बाद हम लोग सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, डर महसूस है हम लोगों को। अब हम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सरकार से हमारी मांग है, आज 3 दिन में हो गए, 3 तारीख को दुर्घटना हुई है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई। सभी जगह 2-2, 3-3 टीमें लगा दी गई हैं। क्या हमारे मोहिनी तोमर में लगाई गई हैं? ऐसा कुछ आंसर नहीं आया है, कोई उत्तर नहीं दिया गया। हम लोग घर से निकलते ही बेसहारा हो जाते हैं। घर वाला भी असुरक्षित महसूस करता है कि हमारे घर की बहन बेटी गई, कहाँ गई, कैसे रहेगी, किसके अंडर काम कर रही है, कैसे कर रही है। क्या हम लोगों के माइंड में एक काम लेते ही एक हम लोग उसको मतलब क्या कहें, दबाव में आ जाते हैं। कोई काम लेने के बाद ही दबाव। मोहिनी के साथ क्या हुआ होगा, आपको क्या लग रहा है?
मोहिनी के साथ जो हत्या हुई वही बात पता चल रही है। फिलहाल वहाँ हम जांच में तो है नहीं और ना कुछ ओपिनियन आ रहा है। ओपिनियन आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। तो वहाँ पे कासगंज में तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि महिला जो अधिवक्ता थी वो चूड़ियाँ लेके गई, उन्होंने पुलिस वालों को चूड़ियाँ दी कि आप लोग अगर इसको खोल नहीं पा रहे हो तो कम से कम चूड़ी पहन लो। इतना गुस्सा है वहाँ पे लोगों, लेकिन यहाँ भी बहुत से लोगों में गुस्सा, अलग अलग मत है। हम वकील साहब हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद एडवोकेट। तो आपको क्या लग रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? महिला हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह एक माँ बच्चे को बड़ा करती है, पैदा करती है, पाल पोस के बड़ा करती है, जितना पुरुष का इस समाज में हिस्सा है उतना ही महिलाओं का हिस्सा है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, इन्हीं के बीच हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सरकार से आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ, जिस तरह राजस्थान में 2023 में एक्ट ला के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू किया गया, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि हम लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हमको और हमारी महिलाओं को सबसे ज़्यादा। चूँकि महिलाएं यहाँ पे अकेली हैं, हम यहाँ पे इनके साथ हैं लेकिन बाहर इनके साथ नहीं हैं। आप ये देखें कि इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद लगातार घटनाएं जो है वो कम नहीं हो रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो कई बार तो आप लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मजिस्ट्रेट की, जज की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे सरकार ने उनके किसी अपराधी का मकान गिराया, उनको ऑन द स्पॉट जाके सजा सुनाई। उसके बावजूद घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? ये सरकार की नाकामी है पूरी तरीके से। सरकार जानती है जहाँ पे उसको सत्ता का लाभ लेना होता है वहाँ पे वो पूरे काम करती है, और जहाँ पे सत्ता का लाभ नहीं लेना होता है सरकार बिल्कुल चुप रहती है। वो जानती है कि अधिवक्ताओं के माध्यम से हमको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इस कारण से अधिवक्ताओं का कोई भी काम नहीं करती है। अभी तक करीब इंडिया में 2 राज्यों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नहीं लागू करती है तो सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। हमारे अधिवक्ता महोदय, चाहे वो औरत हो या महिला हो, हम लोग हों, सभी लोगों को सरकार से मिलकर अपील करना चाहिए और एक प्रोटेक्शन लागू करना चाहिए। एक अच्छा सा सरकार के पास मैसेज जाए कि सरकार इस मुद्दे को लेके अहमियत जानते हुए जो भी कानूनी कार्रवाई वो करे। सरकार कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन सरकार को संजीदा होना चाहिए, खासकर महिलाओं के मामले में। क्या नाम है आपका? दीपा सिंह। आपको क्या लगता है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल जो है वो आना चाहिए, बनना चाहिए, और उससे क्या असर पड़ेगा? सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आएगा, उससे हमें फ़ायदा तो होगा, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए नहीं, डॉक्टर हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे रेप मतलब दिन ब दिन बढ़ते हैं बच्चियों के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ। तो जब तक हम मतलब और देश की तुलना में देखें तो सऊदी अरब जैसे एक कंट्री है, वहाँ 1 से 2% मतलब होता है, बहुत ही रेयर। तो ऐसा हमारे भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे मतलब देश का जो कानून है बहुत लचीला है। जैसे निर्भया वाला कांड हुआ था, उसमें आई विटनेस था, लड़की का बयान था, उसके बाद भी न्याय मिलने में 8 साल लग गए हैं। तो क्यों ऐसा क्यों है हमारे यहाँ? तो जब तक ये कितने भी एक्ट आ जाए, मुझे लगता है जब तक सऊदी अरब जैसा कानून हमारे देश में लागू नहीं होगा, 2-4 लोगों को चौराहे पे लटका के नहीं मारा जाएगा, लोगों में डर नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं, हम सबकी बात नहीं कर रहे, कोई भी पुरुष है वो अपने पे ना ले, लेकिन हमारे यहाँ देश में मतलब पुरुषों में ये उन्होंने माइंडसेट है उनका कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ दिन जेल में रहेंगे और छूट जाएंगे। जब तक उनके अंदर डर नहीं पैदा होगा तब तक ये रेप बंद नहीं होंगे, एक्ट चाहे कितने भी आए। तो आप खुद वकील हैं, आप बताइए, न्याय मिलने में, न्याय प्रक्रिया में देर क्यों होती है? कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है कि पुलिस भी है, और जैसे अब कोर्ट का भी है कि आज हड़ताल है ये है, और यही सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए भी मतलब अलग से कि इतने दिनों में ये डिसाइड होना चाहिए। और जहाँ पे आई फिटनेस ये सब है, सब कुछ हम जानते हैं, उसके बावजूद भी न्याय मिलने में। ममता सरकार एक वो लेक अमेंडमेंट किया है कि अगर वो सिद्ध होता है तो 10 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, लेकिन सर हो कहाँ रहा है कुछ। और हमारी मतलब विधायिका से भी अपील है कि अगर ऐसा हम लोगों के लिए नहीं कर सकती हैं तो हम लोगों को मतलब अधिकार दे दें कि हम लोग बंदूक और कट्टा लेके चलें अपनी सेफ्टी के लिए। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो बस यही हमारी मतलब सरकार से आपके माध्यम से अपील है कि अगर मतलब कठोर से कठोर कानून हम लोगों की सेफ्टी के लिए नहीं बनाया जाएगा तो ये रेप रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि अभी हम लोग 2012 से देखते हुए चले, निर्भया के बाद उससे ज़्यादा भी घिनौने अपराध होते चले हैं। जैसे होता नहीं कि एक लाइन मतलब लोग उससे सीख रहे हैं, हम लोग तो ये देख रहे हैं। तो अधिवक्ता हैं और आप, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। पहले ये तो बड़ी मुकर जो है वक्ता रही हैं, हमेशा इनके लिए बड़ा मशहूर रहा है, और इतने बड़े कांड पे आप इतनी देर से चुप बैठी हैं, इसलिए आपसे पूछना जरूरी है। आप जी,
उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्याओं का मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये कोई एक कानून या व्यवस्था की मतलब जो है नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक और नैतिक समस्या भी है। महिलाएं आने जाने में दिक्कत होती है सबको। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे, कोई ऐप बनाए जैसे कि 1090 है, ताकि महिलाएं हमारी बाहर निकलने में, कोर्ट आने में, कहीं भी जाने में उनको कोई समस्या ना पैदा हो। और मौनी तोमर के हत्यारों को हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त ऐसी सज़ा मिले कि आगे इससे कोई दोबारा ऐसी हरकत किसी महिला के साथ ना कर सके। मैडम, नैतिकता तो जो लोग कानून बना रहे हैं ना, सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, 14% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर तो बनने से रहा कानून। बात तो आपकी सही है, लेकिन कुछ न कुछ तो सरकार को करना ही चाहिए। अगर अधिवक्ता क्या करना चाहिए यही पूछ रहे हैं आप? अरे हमारे लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यही सरकार हमारे लिए बना दे तो हमारे लिए दिक्कतें कम हो जाएंगी। आपके लिए हो जाएंगी। और जो बच्चियां जिनके साथ लगातार ऐसी घटनाएं हो रही, उनको न्याय मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? अब बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। जो बच्चियों के साथ हो रहा है, मैं उनको क्या कहूँ, जो इन बच्चियों को नहीं समझ रहे हैं कि औरत क्या चीज़ है, माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है कि एक बच्ची के साथ हम क्या कर रहे हैं। क्या उनको उस वक्त अपनी बच्ची ही नहीं दिखाई देती है? उन दरिंदों को अगर अपनी बच्ची दिखाई दे तो शायद वो ये ऐसी हरकतें ना कर सकें। यही हम चाहते हैं कि उनके लिए इतनी सख्त सज़ा उनको मिले कि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर ये नहीं होता है तो शायद हम लोगों को विधानसभा पे धरना भी देना पड़ जाएगा, और हम इसके लिए तैयार हैं। नहीं, आप लोगों को तैयार रहना भी चाहिए, आपसे बड़ी उम्मीदें भी हैं। और एक और बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आप पूरा इतनी देर से सुन रही हैं और आपके चेहरे से लग रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ है। देखिए, जो हमारी तोमर अधिवक्ता के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ है। और उनके साथ वो तो एक मतलब युवा अधिवक्ता थी, और जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है। अभी हमारे यहीं के एक स्कूल में किसी ड्राइवर ने एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया। ये मानसिकता तो हम लोग अपने साथ नहीं कर सकते, लेकिन पुरुष को इसको बदलना चाहिए कि वो जो रेप करने के लिए जो आते हैं उनको ये देखना चाहिए कि क्या ये करने से क्या होता है। इनके साथ इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इनको, और हमारा कानून हम लोग के महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाया जाए, और उनके पुरुषों के लिए जो ऐसा रेप करते हैं उनके लिए सख्त सख्त सज़ा दी जाए कि जो चौराहे पे लटका के उनको मारा जाए, जिससे एक दूसरे के अंदर डर की भावना आ जाए कि हम जो है ऐसा करेंगे तो आगे हमारे साथ भी इस तरह हो। ये ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा नंबर ये है कि हम लोग के साथ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू होना चाहिए, और उसमें महिलाओं के लिए और ज़्यादा अधिक वो करना चाहिए जिससे महिलाएं सेफ रहें। ठीक है, एक अधिवक्ता के अंदर गुस्सा है तो आप ऐसी बात बोल सकती हैं कि चौराहे पे लटका के मारा जाए, ये सब पॉसिबल नहीं है। न्याय प्रक्रिया में क्या और चीज़ें उसमें चेंजेस आने चाहिए जिसकी वजह से जल्दी न्याय मिल सके? देखिए, जल्दी न्याय मिलने के लिए अभी जैसे उनकी FIR दर्ज हुई है, उसमें संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, और ऐसे कैसे मालूम हो जाएगा किसके साथ क्या हुआ है। तो संदिग्ध लोगों को पकड़ने के लिए अब वो बैठे हुए हैं, और न्याय में जब उनको मालूम हो जाए कि ये इनके साथ है तो उनको कम से कम ऐसा नहीं तो फांसी की सज़ा उनको ज़रूर देनी चाहिए। सख्त सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल इनका गुस्सा जायज़ है। और क्या नाम है आपका? शीला वर्मा। जी, तो आपको बताइए, मोहिनी जो कांड हुआ है, मोहिनी तोमर कांड हुआ है, इसके बारे में आपके अंदर क्या उबाल है, कितना गुस्सा है, या क्या सोच रहे हैं कि इसके अंदर जल्दी से जल्दी किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए? सर, यही हम चाहते हैं कि मतलब मोहिनी तोमर का जो ये हादसा हुआ है, ये हादसे को देखकर इतना मतलब वो लग रहा है कि अब हम लोग सेफ नहीं हैं। और उधर एक ममता वाला हो गया, डॉक्टर ममता का भी हादसा हो गया, और इधर हमारे इधर जो है मोहिनी तोमर बहन जी का हो गया। और ये लोग, कुछ लोग यही वो कहते हैं कि मतलब वो वहाँ की क्या करने गई थी। ये सब कीचड़ उछालना तो अलग की बात है, हादसा जो हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। जो दरिंदगी हुई है, यही हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा मिले, और अधिवक्ता प्रोटेक्शन की मतलब डिमांड करते हैं।
कि उसको लागू करें। नहीं तो जैसे ये होता है कि अब हम कोर्ट पे वो करते हैं, तो भाई अगर कोर्ट में अगर फाइलों में सुनवाई होती है तो दो पक्ष होते हैं, तो एक नाराज़गी हमेशा जाहिर करेगा, दो पक्ष तो कभी खुश रह ही नहीं सकते हैं, एक पक्ष हमेशा नाराज़गी जरूर जाहिर करता रहेगा। इसलिए अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन लागू होना बहुत ज़रूरी है सर। जी 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 वकील साहब, मैं दिनेश वर्मा एडवोकेट जी। हमारा कहना है कि अपराध सदैव रहा है और हमको लगता रहेगा भी सदैव। और कभी डॉक्टर के साथ होता है तो बहुत हल्ला मचता है, कभी वकील के साथ होता है तो बहुत हल्ला मचता है। इस तरीके के अपराध तमाम समाज में अन्य निचले लोगों के साथ होते हैं, तब कोई बोलता नहीं। सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सबके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। और आईपीसी में करीब करीब सब कुछ गवर्न भी था, अब जो बनाया उसको भी हमने पढ़ा नहीं, उसमें क्या है। फ़िलहाल जहाँ तक सज़ा की बात है कि सज़ा बहुत होनी चाहिए, फांसी से ज़्यादा तो कोई सज़ा होती नहीं। कत्ल के मुकदमे में फांसी की सज़ा है का प्रावधान है और तमाम लोगों को फांसी हुई भी है आज तक, लेकिन आज तक अपराध नहीं रुका, हत्याएं नहीं रुकी। तो मेरा समीशन ये है कि सज़ा के भय से अपराध न कभी रुका है और न रुकेगा। समाज में अपराध तभी ख़त्म होगा जब समाज में सुधार आएगा, लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों में ये सोच बदलेगी कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है या हमारा भाई है। जब जो व्यक्ति सोच लेता है कि हमको हत्या करनी है तो वो भूल जाता है कि हमको सज़ा क्या होगी। चाहे जो सज़ा हो, कहता है ज़्यादा से ज़्यादा फांसी तो हो जाएगी लेकिन मैं इसको काट डालूंगा। तो ये सोच कैसे बदलेगी, इस पे ही तो बात हो रही है। बदलने के लिए सबसे पहले तो एक तो बेरोजगारी बहुत है। एक तो आदमी के पास काम जब होगा तो वो बेकार की बात नहीं सोचेगा। जो बेरोजगार घूम रहा है वो कहीं न कहीं पैसे के जुगाड़ घूम रहा है, कहीं खाने के जुगाड़ घूम रहा है, कहीं बच्चों के पालने के जुगाड़ में घूम रहा है। अब उसको जब पैसा नहीं मिलेगा, अर्निंग नहीं होगी तो कोई भी काम करेगा। इसलिए कि हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं, आम की बाग लगी है और आम लगा हुआ है। तो ये वकील साहब, आप बेहतर जानते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है रोजगार में? जिम्मेदारी हमारी सबकी है, जिम्मेदारी सरकारों की है और सरकार कहीं अलग से तो आती नहीं। कोई पूछे सरकार किसे कहते हैं तो सरकार और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ना आप सरकार को ढूंढ पाएंगे ना भगवान को ढूंढ पाएंगे। सरकार हम ही आप मिल के बनाते हैं, हम ही लोग चुन के भेजते हैं। तो जब चुनने लगे तब सोचें कि हम किसको चुन रहे हैं, तो हम देखते हैं कौन बिरादरी का है, कौन धर्म का है। एक अच्छा आदमी हम नहीं चुन पाते हैं। हमको अपना विधायक चुनना है तो हम कहीं पार्टी ढूंढते हैं, कहीं क्या ढूंढते हैं। तो उसके सीधे से वजह है कि हम एजुकेट नहीं है सही से, है ना। तो ये फिर जो पढ़ाई आज हम देख रहे हैं जो है भी यहाँ भारत में, ये भी हमारी बनाई हुई नहीं है। हम बेकार में अपनी तारीफ करते हैं। अगर अंग्रेज ना आए होते भारत को तो आज ये व्यवस्था भी ना होती। मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि वो ये सब व्यवस्था करके चले गए। अगर ना गए होते तो ये व्यवस्था जो न्यायपालिका तब भी नहीं थी। विधान पालिका, कार्यपालिका, ये सब उन्हीं की बनाई हुई है। विधानसभा, लोकसभा, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। सिस्टम पूरा उन्हीं का बनाया हुआ। तो कम से कम इतना ही बना गए, और नहीं तो पहले तो अपराध इससे ज़्यादा होते थे, उनका कहीं पता ही नहीं होता था। तो हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, वकील साहब ये कह रहे हैं कि एजुकेशन नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एजुकेट नहीं होंगे तो हम फिर अच्छी सर्विस नहीं पा सकते, नौकरी नहीं पा सकते। नौकरी नहीं है तो इसलिए हम बलात्कार या हिंसात्मक घटनाएं करते हैं। तो ये सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, आप बताइए कि अगर हमको एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, हमको नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, तो ये सब नहीं मिलती तो हम आपराधिक घटनाएं करते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो इंसान की खुद की होती है। अच्छा करे बुरा करे, सारी जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ लिख गए हैं तभी आपकी सोच अच्छी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं बट आपकी सोच अच्छी होती है। ये सब आपकी सोच और आपके आस पास का जो वातावरण है उसका तो ये कैसे बदलेगा, यही तो सवाल है ना। अगर तोमर जी की से बात की जाए तो जो एक लेडीज़ को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, महिला को बहुत नाजुक समझा जाता है, बहुत कमज़ोर समझा जाता है, इसीलिए उसके साथ ये सब क्यों होता है। अगर वो थोड़ा स्ट्रांग अपने आप को दिखाएगी तो शायद उसके साथ ये सब ना हो मेरे हिसाब से। तो क्या मोहिनी तोमर एक कमज़ोर वकील थी? सोच की बात हो रही है यहाँ पे, आदमियों की सोच की मैं बात करूँ कि आदमी औरत को कमज़ोर समझता है, इसीलिए उसके साथ ये सब होता है। जी, क्या नाम है आपका? जी, आरती श्रीवास्तव। कितना टाइम हुआ आपको प्रैक्टिस करते हुए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जब आपने सोचा था आप वकील बनेंगे तो क्या था आपके दिमाग में? था कि मतलब मुजरिमों को सजा दिलाना और मतलब जो काम सही है सब करना। तो सोचे थे एक अच्छा वकील बनने के लिए, लेकिन जैसा मैं अधिवक्ता के साथ हुआ है, काफ़ी डर दिलों में सभी के बैठ गया है। तो आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और रही बात सिर्फ
महिला अधिवक्ता की नहीं, अभी डॉक्टर की हाल ही में हुआ था। तो मतलब ये सबके लिए है, तो कुछ ऐसा नियम कानून बने जो सबके लिए हो और जिससे लोग मतलब जितने भी ये लोग काम करते हैं। हम वही कह रहे हैं, जब आपने सोचा था कि आप वकील बनेंगे, फिर आप कोर्ट पहुंची वकील बनने के बाद, फिर यहाँ की आप न्याय प्रक्रिया देख रही होंगी, उसमें कमियां देख रही होंगी, लगता होगा कि यार नहीं, हमने सोचा बहुत कुछ था लेकिन आने के बाद प्रैक्टिकली बहुत कुछ अलग हो रहा है। वो अनुभव कैसा रहा? नहीं, धीरे धीरे मतलब समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना। तो जो टाइम लगता है जिस प्रक्रिया में, वो तो लगेगा, वो तो होगा ही। कापे कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा कुछ नियम बनाए सरकार जिसकी वजह से कि कैसे ये रूह बता रही है, रूह कांपे, ये रूह कैसे अपराधियों की रूह कांपे? ये सर कुछ ऐसा कानून लाना चाहिए हमारी सरकार को जिससे वास्तव में रूह कांपे। जैसे कोलकाता मर्डर केस में जो एक्यूज्ड था वो हंसते हुए कह रहा था कि देखिए मेरा क्या हो जाएगा, कोई मुझे फांसी पे तो नहीं चढ़ा देगा। तो उसके अंदर ये चीज़ें हम लोगों को दिख रही थी कि उसको जुर्म करने के बाद उसके अंदर कोई भी जो है कहते उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं थी कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो बड़े खुश ही होकर कर उसने कहा कि मैंने ऐसा किया। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ सरकार को ये लागू करना चाहिए कि लोग किसी के साथ भी जो है जुर्म करते हुए एक बार सोचें। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं, कोई भी रेप करता तो उसको केवल 7 साल की या फिर आजीवन कारावास दे दिया है। वो भी फाइल उसकी कोर्ट में न्यायालय पे चलते चलते 8-10 साल 12 साल लग जाते हैं। कभी कभी तो एक्यूज्ड की डेथ भी हो जाती है और वो फाइल वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कहाँ पे कमियां हैं? इतनी देर से हमारा जो पूरा वो मुद्दा है हम वहीं तक पहुँचना चाह रहे हैं कि कमियां कहाँ पे? तो कमियां सर यहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे कोई टाइमिंग निर्धारित नहीं है हमारी केस का। जैसे रेप है या कुछ ऐसे कानून जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके लिए एक टाइमिंग हमारी निर्धारित होनी चाहिए जिससे कि वो केस उस टाइमिंग में ख़त्म होके वो जो सज़ा है वो उसको उस समय में मिल सके। इसी से जो है लोगों के माइंड में ये वो बनता चला जाता है, वो अपने हिसाब से करते जाते हैं। जैसे कि हम लोग कोर्ट आते हैं, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोगों का इंटरेक्शन आए दिन अपोजिट पार्टी के क्रिमिनल से होता रहता है। तो वो जाहिर सी बात अगर हम अपने क्लाइंट के पक्ष में करेंगे तो उनके ऊपर हमें सज़ा ही दिलवानी होगी ना, तो वो हम लोगों से नाराज होंगे। तो क्या नाम बताया था आपने अपना? जायसवाल। आती ये बताइए कि जो होता है ना कि जब इस तरीके के केस होते हैं तो उसमें एक राजनीतिक चश्मा चढ़ जाता है, सियासी चश्मा। क्या यही वजह है कि हम सही तरीके से न्याय की दिशा में नहीं जा पाते? यस सर, सियासी चश्मा तो जैसे आपने कोलकाता में देखा ही होगा कि खुद ममता बनर्जी ने उसको जो है उनके फादर को, उनके पेरेंट्स को उनकी बॉडी के लिए झूठ बोल दिया। और इसमें अगर ये पब्लिक इशू ना बनता तो शायद इसमें जो है डॉक्टर को, और जो मणिपुर में हुआ, मणिपुर का शायद मेरे संज्ञान में नहीं, लेकिन ये जो कोलकाता वाला है वो मैंने देखा। तो अगर ये पब्लिक इशू ना बनता, लोग इतना ज़्यादा इसको ऊंचे पे उछालते ना, तो इसमें भी उस डॉक्टर को कभी न्याय ना मिल पाता। सेम लाइक हमारी मोहिनी तोमर केस में हुआ है। तो अगर हमारी अधिवक्ता बहन के साथ ऐसा हो सकता है तो हम लोगों के प्रति भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी अधिवक्ताओं के लिए जो है ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या नाम है आपका? सॉरी, अलका यादव। अलका जी, आप बताइए क्या मतलब ये प्रक्रिया में क्यों इतनी देर हो रही है और क्या चेंजेस आने चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी है, उनका असर कितना हो रहा है? जी, मेरी समझ से तो बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। और मैं आपके चैनल से इस समय तो मैं यही बात करना चाहूँगी कि जो मोहिनी सिंह तोमर के साथ जघन्य अपराध हुआ है, ये बहुत ही घिनौना अपराध है। जब एक महिला अधिवक्ता आज सुरक्षित नहीं है तो हमारे गांव की या अदर महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? हमारे गार्जियंस भी काफ़ी परेशान हैं। हमें क्या शौक से भेज नहीं रहे हैं, लेकिन आना पड़ेगा अपने क्लाइंट के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यूपी सरकार से आग्रह करते हैं कि मोहिनी सिंह तोमर के जो भी कातिल हैं, जो भी जिन्होंने जघन्य अपराध कारित किया है, उनको जल्द से जल्द सजा दे एवं उनके परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजे की धनराशि प्रदान करावे एवं उनके परिवार के किसी एक सदस्य को गवर्नमेंट जॉब। चलिए, बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारे जो है लोगों ने अपने अपने तर्क रखे। आप करेंगी बात? जी नहीं। चलिए, आप बहुत से अधिवक्ता अपनी बात नहीं रखना चाहते तो मुझे ताज्जुब होता है। हम फिर लौटेंगे वहीं से जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी। और इतने लोगों से बात करने के बाद ये अध्यक्ष जी हैं हिसाल बारिक भाई, इनसे मैं पूछूंगा कि हर बार सब लोग ये कह रहे हैं कि किसी को लटका देना चाहिए, मार देना चाहिए, जो कानून पे जो भरोसा होता है वो क्यों उठ गया? देखिए, मुझे जब तक आप एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं लाते हैं, जब तक आप पुलिस को इम्पार्शियल नहीं करते हैं, जब तक आप एक अच्छी जुडिशरी नहीं लाते हैं, तब तक सज़ा बढ़ा देना, कोई कानून ले आना, ये ऐसा होता है जैसे बंदर के हाथ में अस्तूरा देना। तो इन सारे एक्ट्स और सारे बायलास के साथ आपको अपनी उस मशीनरी पर काम ज़रूर करना पड़ेगा।
इतने में सुन रहा था सबकी ओपिनियन। मुझे शाहीन का वो ऐप वाला ख्याल बहुत अच्छा लगा। कोई एक ऐसा ऐप होना चाहिए जो हर एक के पास आज मोबाइल है, और मोबाइल में एक ऐप होना चाहिए जो ये नंबर हैं 112 और 1090 और इस तरह के, कई बार होता है कि 10 बार लोगों ने डायल किया और नंबर नहीं उठे। तो वो नंबर कोई ऐसी मशीनरी उनको स्ट्रांग करनी चाहिए कि वो एक ऐसा नंबर टोल फ्री देना चाहिए फीमेल एडवोकेट्स को कि जो नंबर जिस उठने की गारंटी हो, आप उसे स्पीड डायल पर करें, एक नंबर आप डायल करें और उधर से आप कनेक्ट हो और कोई अथॉरिटी आपसे पूछे या कोई एम्प्लॉई आपसे पूछे पुलिस का कि आप कहाँ पर हैं और क्या अनसेफ फील कर रही हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, मशीनरी वो बेहतर कर सकते हैं, सिस्टम बेहतर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और अथॉरिटीज़ के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि बॉटम लाइन पर जो मीडियोकर पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है और जो फैसले करते हैं, उनको ज़रा सा और वो बेहतर करें, उनका नज़रिया बेहतर करें लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए। वही सवाल है कि सब कुछ जो डिपेंड है वो हमारी सरकारों पे ही डिपेंड है। उनका जो पूरा मशीनरी सिस्टम है, पुलिस है, जो पुलिस के ऊपर हमारा आज भी भरोसा, इतना सब कुछ होने के बावजूद सबसे पहला जो हम भरोसा करते हैं वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि शिद्दत की धूप तेज़ हवाओं के बावजूद हम शाख से गिरे हैं, नज़र से गिरे नहीं। तो इससे पहले कि इतनी देर हो जाए कि हमारा जो सिस्टम है, जिन पे हम भरोसा करते हैं, वो हमारी नज़र से गिर जाएं, उनको अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा, कार्रवाई करनी होगी और भरोसा जीतना होगा, आम जनता का जीतना होगा और इन अधिवक्ताओं का जीतना होगा जो लोगों को न्याय दिलाते हैं। अगर वो खुद न्याय के लिए जो है वो गिड़गिड़ाएंगे तो बहुत इस देश के लिए, हम सब के लिए बड़ा शर्मसार वाली बात है। और उम्मीद है कि पुलिस, हमारी जो व्यवस्था है, हमारी सरकारें हैं, इस मामले में बहुत अच्छा काम करेंगी, तेज़ी से काम करेंगी, न्यायिक प्रक्रिया जो है उसको तेज़ करेंगी और जल्द से जल्द सबको इंसाफ मिलेगा, यही हम आशा करते हैं।